बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं मसूदुर रहमान अब्बासी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का जो सियासी मौसम है वो दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब और धरने की वजह से टूरिज़म का जो एक इंडस्ट्री थी वो भी काफ़ी नुकसान में जा रही है। इसी तरह शौकत नवाज़ मीर मेंबर कोर कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनकी गिरफ्तारी और इसके अलावा एक आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा झटका भी लगा है। सरदार तनवीर इलियास, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, और अली शान सोनी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। इन सब पर इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद फुरकान गर्दैजी साहब। फुरकान गर्दैजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमें ये बताएं कि मेंबर कोर कमेटी शौकत नवाज़ मीर साहब गिरफ़्तार हो चुके, तो कोई इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताएं। बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसे गिरफ़्तार हुए, इस तरह किया, ये हुआ, वो हुआ। एक्चुअल पोजीशन क्या है इस वक्त, जो एक हक़ाइक़ है सारे? देखें, कोई ऐसी मुसद्दक़ा इत्तलात नहीं है कि वो गिरफ़्तार हुए हैं। अच्छा। और ये रूमर्स चल रहे हैं गिरफ़्तार हुए हैं। नहीं, गिरफ़्तारी की तस्दीक तो हम तब कर सकते हैं जब इंतज़ामी सतह पे, सरकारी सतह पे, जब एक रूमर्स चल रहे हैं और ये बेसिकली हिंदुस्तान की ये कोशिश है कि मज़ीद अफरा तफरी फैले आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो अगर वो गिरफ़्तार हुए भी होंगे तो गिरफ़्तारियाँ तो तहरीक में कई और लोग गिरफ़्तार हुए हैं, तो वो भी एज़ वो एक मेंबर हैं कमेटी का, वो गिरफ़्तार हुए भी हैं तो हुकूमत को वो उसको पेश किया जाएगा कहीं मजिस्ट्रेट के सामने, तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक इस तरह की इतलात गवर्नमेंट ने इसको कंफर्म नहीं किया कि वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, क्योंकि वो पिछले अरसे बहुत मुतहर्रिक रहे। लॉकडाउन के दौरान वो अंडरग्राउंड हो गए और उनका कोई पता नहीं चल रहा था वो किधर रहें, इधर रहें, और वो मतलब किस इलाके में मौजूद हैं, और वो कंटिन्यू वॉइस पैगाम भी लोगों के लिए जारी करते रहे। तो इस हवाले से अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि उनका कोई वॉइस पैगाम आता है, या फिर जो कमेटी में उमर नज़ीर कश्मीरी ने तो ये कहा कि वो गिरफ़्तार हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पे अभी तक कोई इस तरह की कंफर्मेशन नहीं दी गई उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से। लेकिन अगर वो गिरफ़्तार हैं तो ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं मंजर आम पे चीज़ें आ जाएंगी। तो इससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने पहले एक ऐलान किया था कि वी आर नथिंग, अगर हम गिरफ़्तार भी हो जाएँ, ये तो मरने मारने के लिए तैयार थे। तो क्योंकि उनकी गिरफ़्तारी के बाद आज मुज़फ़्फ़राबाद में जिस दिन वो गिरफ़्तारी की खबर आई है उसके बाद भी हालात ठीक रहे और धरने के भी उसी तरह चल रहे हैं। ये नहीं समझते शाह साहब कि मुज़फ़्फ़राबाद के लोग बेवफा नज़र आ रहे हैं? देखें, एक तरफ गिरफ़्तारी हुई ना हुई, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है इस वक्त गिरफ़्तारी के हवाले से। लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद शहर के मोस्टली जो दुकानें, बाज़ार हैं वो खुली हैं। देखिए भाई साहब, मैं इसमें आपको एक अर्ज़ करूँ, एक होती है एक तहरीक, कोई सियासी वबस्तगी जो होती है वो आपके जो इम्पोर्टेंट काम है उसके बाद उससे हट के एक चीज़ अलग होती है। आप साफ़ी हैं, आपकी कहीं ना कहीं वबस्तगी होगी। मैं सियासी कारकुन हूँ, मेरी सियासत के अलावा कहीं ना कहीं मजहबी वबस्तगी होगी, कहीं पीरी मरीदी की वबस्तगी हो सकती है। लेकिन आपने प्रोफेशन पहले होता है, वबस्तगी बाद में होती है। ये लोगों का रोज़गार है, आप एक चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। तो वो बेचारे दुकानें नहीं खोलेंगे, वो क्या करेंगे? ठीक है, 2-3 दिन को ये तो कमेटी की नाअहली की वजह से वो चीज़ें इतनी लटका गए कि आप तहरीक चला रहे हैं और आप एक महीना आपको पता ही नहीं, आपकी लीडरशिप का कोई पता है ना आपका कोई पता है, तो लोग पीछे दुकानें बंद करके बैठ जाएँ अपनी, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो ये एक बस से हट गई लोगों के रोज़गार का। और आप इसको ले लोगों की ज़िंदगी और मौत का। किसी के घर छोटा बच्चा है, बिल्कुल, उसने उसको दूध तो प्रोवाइड करना है ना, कोई सब्ज़ी है, कोई कितने ऐसे मरीज़ हैं जो गोश्त और ये चीज़ें नहीं, कि उनको सब्ज़ी की ज़रूरत होती है। कई ऐसे मरीज़ हैं जिनको मुर्गी की खाने की ज़रूरत। तो आपका ये रोज़गार और ये आपकी इंसानी जानों के साथ वो बस्त गया है। अच्छा, तो इस पे आप ये नहीं कह सकते कि ये दुकानें खुल गई, वो वफाई बेवफाई। लोगों ने अपना काम भी करना। लोग अब आपके पीछे एक ट्रक की बत्ती के पीछे ला के चलते रहेंगे? अच्छा, बेवफाई से फिर एक बार बात याद आ गई कि ये एक तरफ इधर मुज़फ़्फ़राबाद वालों ने कर दी, दूसरा तनवीर इलियास साहब भी बार बार बेवफाई कर रहे हैं। ये क्या चक्कर है? उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या वो इस जो एक रवायत चल पड़ी थी बेवफाई की वो पूरी कर रहे हैं? अभी वो पीपल्स पार्टी भी छोड़ गए, बुनियादी रुकनीत से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अली शान सोनी, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। बेसिकली ये एक तजुर्बा आज़ाद कश्मीर में किया गया कि पैसे के बलबूते पे यहाँ पे पैराशूटर लाए गए और जो बुनियादी सियासी कारकुन नहीं थे, सबक प्राइम मिनिस्टर है वो जिन्होंने आप कैसे? एक मिनट मेरी पहले और सुन लें,
बुनियादी प्राइम मिनिस्टर होना और सियासी कारकुन और प्राइम मिनिस्टर वो कुरैशी साहब भी थे, वो ब्यूरोक्रेट थे पाकिस्तान में। तो ये इसमें मोइनुद्दीन कुरैशी हाँ, मोइनुद्दीन वो एक ब्यूरोक्रेट था, प्राइम मिनिस्टर बनना, लेकिन स्ट्रगल ओहदा मिलना और सियासी कारकुन होना में डिफरेंट होता है, सियासी रियाजत काटना डिफरेंट होता है। आपकी रगों के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपके गुफ्तार और किरदार के अंदर, आपकी गुफ्तगू के अंदर वो सियासी झलक नज़र आती है जब आप बुनियादी सियासी कारकुन होते हैं। तनवीर इलियास साहब का एक एक्सपीरियंस आज़ाद कश्मीर में किया गया, वो पैसे के बलबूते पे पहले तहरीक इंसाफ में आए, उन्होंने किसको पैसे दिए, सियासी क़यादत को, गैर सियासी क़यादत किसको दिए, लेकिन वो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में उनको उतारा गया। फिर जो उनका दौर देखें आप तो वो बेअमनी और बेयकीनी रही। पाकिस्तान पीपल पार्टी के अंदर उनका इशू ये बना, जो मेन ख़बर है, जो बात करने की है, वो ये है कि 3 सीटों से वो टिकट मांग रहे थे पाकिस्तान पीपल पार्टी। पाकिस्तान पीपल पार्टी का क़याम 1900 ये भुट्टो साहब ने इसका क़याम 70 की दहाई में, ये 60 या 70 की दहाई में ये जमात कायम, 60 नहीं है 70 की 71 70 की दहाई में, मतलब इसको आज कितना अरसा हो गया। पाकिस्तान की पुरानी तरीन जमातों में शामिल है। पाकिस्तान पीपल पार्टी की जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ इस जमात ने दी हुई हैं। तो उसका एक मैकेनिज्म है, एक सीनियर है, एक जूनियर है, कारकुन है, कुर्बानियाँ तो दी हैं, देखे ना। नहीं, आप इससे पहले एक सेटअप है, वो उसके अंदर ये सोच रहे थे कि एज अ पैराशूटर जिस तरह मैं आया हूँ, मैं यहाँ पे पैसे लगाऊंगा, यहाँ पे पैसे दूंगा, वहाँ से लूँगा, इसको दूंगा, ये इसको इधर रख दूंगा, उसको उधर रख दूंगा। हर एवरी डे इज़ नॉट संडे, नहीं नॉट संडे, लेकिन उन्हें समझ आई वो 3 टिकट पैसे की कुर्बानी दे दी आखिर तो पीपल्स पार्टी को याद रखना चाहिए था ना। पीपल्स पार्टी सियासी जमातें अपने मफाद के लिए खेलती हैं। वो जो इस तरह के सियासी लोग होते हैं उनसे जब वो उनकी कुर्बानी लेके, क्योंकि उन्होंने वो भी कई लोगों को कुर्बान करके यहाँ तक पहुँचे होते हैं, जिससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक जो बात है कि वो 3 हलकों से टिकट मांग रहे थे, अपर नीलम, बाग और जो ये रावला कोट वाली सीट है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ उनका इख्लाफ हुआ। बाग से सरदार ज़िया कमर साहब टिकट के उम्मीदवार थे, अपर नीलम से मियाँ साहब ने उन्हें कोई स्पेस दी, लेकिन जो रावला कोट से उनके अपने कज़न हैं अहमद सगीर, वो जमात का टिकट मांग रहे थे। इस पे इनका इख्तलाफ रहा। फिर साथ उन्होंने पीपल पार्टी की क़यादत को ये कहा कि जो इलेक्शन के अखराजात है वो मैं पे करूँगा कुछ हलकों में, और आप मेरे साथ वज़ारत उज़्मा की कमिटमेंट करें। जिस पे उनकी जमात ने उन्हें जवाब दिया कि भाई साहब ये सियासी जमात है, ये कोई आप पर डे में तो नहीं बैठे हुए कि आपकी ये वाली सीट हम कंफर्म करें और आपको आगे फ्रंट सीट पे देंगे। ऐसा तो वैसे नहीं, वैसे बस तो उनका बेसिक इख्तलाफ एक था 3 टिकटों के ऊपर, या अपने लिए टिकट मांग रहे थे और वो कुछ उनसे कमिटमेंट चाह रहे थे। वो कमिटमेंट यही थी कि आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। और ये मामला फरियाल टालपुर साहब ने पहले हैंडल करने की कोशिश की और चोई रियाज ने, उनसे हैंडल ना हुआ। फिर तनवीर इलियास साहब की बराह रास्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात कराई गई। उस मुलाकात में बिलावल भुट्टो साहब ने उन्हें शटअप कॉल दी कि ये जमात है, यहाँ पे ये ख़रीदो फरोख्त, और जिस तरह आप बोली लगा के, मतलब वो चेयरमैन को भी ये खरीद रहा था ना बिलावल भुट्टो को, इनको आदत तो डाली होगी ना, तब उन्होंने बोली के अलावा तो चौधरी रियाज साहब से काम शुरू हुआ था, तो आज उनके हाथ से चीज़ें निकल गई। तो वो फिर जो पीपल पार्टी के चेयरमैन की शटअप कॉल थी, उसके बाद उन्होंने कुछ फैसला किया और फिर उन्होंने मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ रब्ता किया, वहाँ से भी उन्हें शटअप कॉल मिली। जिस तरह की सौदेबाजी और जिसे आप टक्के मारी कहेंगे जो तनवीर इलियास साहब आज़ाद कश्मीर की सियासत में करना चाह रहे हैं, ये नहीं चल सकती। यहाँ पे लोगों बुनियादी सियासी कारकुन मौजूद हैं। अच्छा, इसमें क्या आप समझते हैं कि इसका कोई हल निकल रहा है अभी, या तनवीर इलियास साहब का? मैं तनवीर इलियास वो जो तहरीके इस्तेकाम है, वो उसका नाम रखा उन्होंने तहरीके इस्तेकाम पार्टी, तो वैसे उसको कहते तहरीक अदम इस्तेकाम पार्टी। वो क्यों तहरीक अदम इस्तेकाम? मतलब वो ऐसे मौक़ों में वो जिस तरह बारिश के बाद वो मशरूम्स उग जाते हैं ना, जिनकी वो जगह नहीं होती, वैसे ही उग जाते हैं। रोले सारे उम्मीदवारों को सहारा देती है बेचारी। तो वो अब ये कोशिश कर रहे हैं या कि मुस्लिम लीग नून में उन्हें स्पेस मिले, और पीपल पार्टी के साथ भी यासर इलियास स्पेस देने देंगे उनको। पीपल पार्टी भी ये कोशिश कर रही है कि इनको किसी तरह सच्चा झूठा साथ मिला लिया जाए, कल नुकसान न दे। ये पीपल्स पार्टी और तीसरा ऑप्शन उनके पास जो अब है वो आईपी, वो जो इस्तेकाम है पार्टी है, उसका ऑप्शन उनके पास मौजूद है। और
استحکام والے جو ناراض لوگ ہیں ان سب کو ملا کے یہاں پہ ایک گروپ بنانا چاہتے یہ ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو سینئر قیادت تھی انہوں نے مل کے تو نہیں کہیں اس کو باہر کر دیا. دیکھیں نیلم سے وہ شاہ غلام قادر صاحب کے خلاف لڑنا چاہ رہے تھے, باغ سے وہ اس کے سردار ضیاء قمر خان کے مد مقابل لڑنا چاہ رہے تھے. ادھر اس میں اپنے جو ان کا بھائی حلقہ میرا خیال ہے ان کے کزن کا احمد صغیر جو ہیں وہ وہاں سے لڑنا چاہ رہے تھے. آپ سب نے اس دونوں پارٹیوں نے مل کے تو ان کو کہا جائیں یہاں سے نکلے, یہ نہ کل پھر دوبارہ پرائم منسٹر بنا ہوئی. دیکھیں جی ان کی تو بات تو ہو کر کے ملا کی دوڑ ماسٹر تک, دوڑ تو پرائم منسٹر تک ہی ہے, پرائم منسٹر ٹھیک ہے. جو اپر نیلم سے تو شاہ غلام قادر کو اتنا ایشو نہیں تھا, اگر یہ لڑتے ان میں فائدہ تھا. نہیں اس سے بڑا ایشو بننا چاہیے, کوئی ایشو تھا. میں گل خاندان صاحب مرحوم جو ہیں ان کا بڑا ووٹ بینک ہے, گل خاندان صاحب کا ووٹ بینک ضرور موجود تھا, لیکن شاہ غلام قادر صاحب نے وہاں پہ کافی حد تک چیزوں کو کور کر لیا تھا. اور پھر اگر وہ جاتے ہیں باغ سے, باغ میں اصلی ایشو بنا کہ جو سردار ضیاء قمر اور یہ گروپ ہے, یہ تنویر الیاس, ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی, بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. ہاں پہلے قمر زمان صاحب کے گھر آیا جایا کرتے تھے. نہیں ابھی پیچھے جلسہ ہوا تھا اس میں بھی ان کی یہ کیونکہ گروپ تھا پیپل پارٹی کے اندر. تو اب آئی ڈونٹ نو کہ تنویر الیاس صاحب کو کیا مجبوری پڑی کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ, ویسے انہیں عادت ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں, لیکن ابھی بھی پیپل پارٹی کے اندر ان کے لیے گنجائش موجود ہے. انہیں ایک ہاتھ کوئی ٹکٹ دے کے, اور جو وہ کمٹمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ تو پیپل پارٹی کو بھی نہیں پتا کہ ہماری حکومت بنے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا. اچھا فرقان صاحب, یہ پچھلی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے نیلم کی. نیلم کے حوالے سے مجھے بات یاد آئی کہ یہ بڑا پیک سیزن ہے ٹورزم کا, لیکن نیلم ویلی بھی ویران ہے اور کوئی ٹورسٹ بھی اس طرح آزاد کشمیر یا مظفر آباد ڈویژن میں انٹر نہیں ہو رہا. کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا نقصان ہوا ہوگا لوگوں کے؟ اور یہ جنہوں نے لیز پہ یا قرض ادار کر کے گیسٹ ہاؤس ہوٹلز دوسرا تیسرا بنایا, وہ تو مارے گئے پورے سیزن میں. اب آگے سیزن ختم ہو جانا ہے اگست کے بعد. ایک انڈسٹری ہے پورے آزاد کشمیر میں, ٹورزم انڈسٹری. اس انڈسٹری کے اندر بڑی گنجائش ہے کہ اس کی درستگی کے حوالے سے, اس کے اوپر انویسٹمنٹ کے حوالے سے, اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے. اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہندوستان کی جو اجے ڈیول کی جو ڈاکٹرین ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آزاد کشمیر میں ٹورزم نہیں ہونے دینا. یہ آپ اس کو خبر کہہ لیں یا جو دیکھیں, جب ٹورزم یہاں پہ آئے گا, جب لوگ یہاں پہ آئیں گے, معاملات حالات یہ چیزیں دیکھیں, یہ خطہ ایک اہم خطہ بن جائے گا. ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ اس خطے کو سائڈ لائن رکھا جائے کہ پاکستان کا حصہ ہے ہی نہیں, یہاں پہ پاکستانی کس لیے آئے. یہاں پہ ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے ہندوستان کی, یہ خواہش ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر وہ پروموٹ نہ ہو. آپ دیکھیں اکثر یہ اسی گرمیوں کے سیزن میں کبھی گولے چل جاتے ہیں, پھر جنگ ہو گئی, اور پھر جو انڈیا کی پروکسی اب جو ایکٹیو ہیں آزاد کشمیر کے اندر, انہوں نے اسی ماہ کا انتخاب کیوں کیا, انہوں نے اسی ٹائم کا انتخاب کیوں کیا جب گورنمنٹ ختم ہو گئی. اس چیزوں کو سوال پیدا ہوتے ہیں, لیکن ابھی بھی اتنا پوٹینشیل آزاد کشمیر کے اندر ہے کہ وہ مزید ٹورزم کو اٹریکٹ کر کے, اور اگر آزاد کشمیر کے اندر اس پہ توجہ دی جائے, 4 لاکھ گاڑیاں پچھلی دفعہ آئی, 7 لاکھ 1600 گیسٹ ہاؤس نیلم ویلی کے اندر موجود ہے. پھر ایک ماحول, آپ بیسک ہوتا ہے, خوبصورت جگہ اور بھی ہوتا ہے, ماحول 3 چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے جی. آپ کے لوگ, ان کا رویہ, کرائم ریشو. یہاں پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کرائم ریشو 0 ہے, کوئی نہیں. لوگ انتہائی مہمان نواز, برف پڑی, لوگوں نے اپنے گھر سے چادریں لا کے دی, اور آپ کو کوئی کرائم کا ایشو نہیں ہے, آپ کو کوئی اور سیکیورٹی کا تھریٹ نہیں ہے, اور آپ کی جگہ خوبصورت. 2 چیزیں کرنی ہے جی, ایک اس کی مکمل جامع پالیسی بنانی ہے, دوسری جنگلات کی کٹائی کو روکنا ہے نیلم ویلی کے اندر. یہ ہماری استم ظریفی ہے. لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی باثر لوگ وہ سارے کے سارے سمجھنے کے ساتھ ملے. تنویر الیاس سے انوار الحق سے 1000 اختلاف کریں, لیکن آپ ایک چیز کی اس کو داد دیں گے جو اس نے یہ کٹائی پہ پابندی لگائی, اور اس سے بڑا اثر پڑا. ایک اس کا جامع پلان مرتب کیا جائے ٹورزم کے حوالے سے کہ ہم ان کو کس طرح, اور پھر ہر جگہ سڑک نہ لے کے جائیں, یہ جو واکنگ ٹریک ہونا چاہیے, واکنگ ٹریک رکھیں, کوئی اس علاقے کی خوبصورتی رکھیں. پھر جو بے ڈنگم گیسٹ ہاؤس یہ نیلم ویلی کے اندر بن رہے ہیں, کوئی ان کے کوئی NOC نہیں ہے, جس نے 1 کمرے میں بنا دیا, کسی نے 6 کمروں میں بنا دیا. ان کو کوئی پراپر ریگولائز کریں چیزوں کے اندر, ان کے لیے کوئی NOC رکھیں کہ آپ کے گیسٹ ہاؤس میں فلاں فیسلٹی موجود ہونی چاہیے, صفائی کے حوالے سے, ملازمت کے حوالے سے, تاکہ جو ہمارا مہمان یہاں پہ آئے وہ اچھا ایکسپیرینس لے کے جائے. ریٹس کم ہونے چاہیے, کوئی ڈبل ریٹ پہ چیزیں نہ دیں. اب الحمدللہ نیلم ویلی کے اندر کارپوریٹڈ روڈ آپ کو تاؤ بھر تک جا رہی ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو جب ہم یہ چیزیں کریں گے, پھر انویسٹر کو آپ لائیں,
प्राइवेट इन्वेस्टर को लाएं, उनको लीज पे कोई जगह दें ताकि वो मज़ीद इस पे इन्वेस्टमेंट करें। एक वैली के वादी एक होटल है, ये हाईसेरी से पहले आता है, एक VIP वहाँ पे होटल बना हुआ है। उसके अलावा बाकी गेस्ट हाउसों का भी आप ये चीज़ें चेक करें। इंतज़ामिया की इस फील्ड के अंदर बड़ी बेहतरी की अभी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फुरकान गर्दैदी साहब। नाज़रीन, ये थे फुरकान अली गर्दैदी साहब। इनका भी यही कहना था कि आज़ाद कश्मीर के जो सियासी हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतर होंगे। हाँ, नीलम वैली में जो सियाहत का बड़ा एक पोटेंशियल है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हुकूमत, इंतज़ामिया और मकामी लोग मिलकर इस हवाले से काविश कर सकते हैं, क्योंकि हर साल नीलम वैली की खूबसूरती को देखने के लिए लोग वहाँ पर पैसे खर्च करके आते हैं। इसी तरह जो जंगलात है, महकमा जंगलात को इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि जो कुदरती जंगल हैं उनको काटने से रोका जाए। मसूद रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर।